ये खूबसूरत कहानी आदरणीय लेखिका रीमा शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। आपके द्वारा लिखी गई ये अमूल्य रचना हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। कहानी का 11वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। वैदेही गिफ्ट लेकर अपने रूम में आई। उसने रूम में आकर दरवाजा बंद कर लिया और आंखें बंद करके अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने लगी। जय की छुअन के एहसास से वो अब तक बाहर नहीं आई थी। उसने खुद को शांत किया और बेड पर बैठकर जय का दिया हुआ पैकेट खोलने लगी। पैकेट में एक क्यूट सा व्हाइट कलर का टेडी बियर था जिस पर लिखा था सॉरी। वैदेही के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। पैकेट में कुछ चॉकलेट्स और एक नोट था, माना कि नाराज हो बहुत मुझसे, लेकिन एक बार फोन उठाकर अपनी सांसों का शोर ही सुना देती। कम से कम दिल को तसल्ली तो हो जाती कि तुम ठीक हो और मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाता। तुम्हारे लिए नया फ़ोन है, अगर पुराने फ़ोन में कोई ख़राबी हो तो इसे यूज़ कर लेना, लेकिन अब से मेरा कॉल रिसीव कर लेना। वैदेही ने तुरंत पैकेट के अंदर झांक कर देखा तो इसमें एक मोबाइल था। ओह, तो जनाब को ये सब भी करना आता है, लेकिन मैं भी मिसेस जयवीर सिंह हूँ, इतनी आसानी से नहीं मानूंगी, वैदेही ने कहा और मुस्कुराने लगी। वो फोन ऑन करने को जैसे ही हुई कि कुछ सोच कर रुक गई और सारा सामान अलमारी में रख दिया। रात में जय वैदेही को फोन करने लगा, लेकिन उसका फोन साइलेंट होने की वजह से वैदेही को पता नहीं चला और उस पर वो अपनी बुक में ऐसी डूबी कि उसे वैसे ही नींद लग गई। ये लड़की भी ना बहुत ही जिद्दी है। जय ने अपना सिर झटका और वो भी आकर सो गया। दूसरे दिन सुबह वैदेही ने जब अपना फोन देखा तो उस पर जय के 10 मिस्ड कॉल थे। वैदेही ने अपनी आंखें मींच ली। ओह गॉड, इनके इतने सारे मिस्ड कॉल! रात कब सो गई पता ही नहीं चला। उसने जय को कॉल किया, लेकिन इस बार जय ने फोन नहीं लिया। लगता है अब ये नाराज हो गए, वैदेही खुद से ही बोली। वो जल्दी जल्दी रेडी हुई और क्लास के लिए चली गई। 2 दिन बाद वैदेही निशा के साथ मॉल आई। कैंप पर जाने के लिए कुछ जरूरत की चीजें दोनों को ही खरीदनी थी। अपने लिए कुछ शॉपिंग कर वैदेही ने जय के लिए कुछ शर्ट ली। चल यार, कहीं बैठकर कुछ खाते हैं, मैं तो थक गई, निशा ने कहा। हाँ यार, कॉफी पीने का मन हो रहा है, वैदेही ने कहा और एक कॉफी शॉप में चले गए। दोनों ने कॉफी ऑर्डर की, साथ ही कुछ खाने को। यार मुझे तो फ्रेश होने की नीड हो रही है, तो रुक मैं अभी आई, निशा ने कहा और फ्रेश होने चली गई। वैदेही इधर उधर नजरें घुमाकर कॉफी शॉप को देखने लगी। बहुत ही आलीशान और खूबसूरती से बनी थी ये जगह। वैदेही की नजर जब सामने के शीशे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जय, ये बोलकर वो पलटी। जय एक कोने की टेबल पर किसी के साथ बैठा था। वैदेही अपनी जगह पर खड़ी हुई और जब जय के सामने बैठी आद्या को देखा तो वो हैरान रह गई। दीदी यहाँ दिल्ली में है, मुझे बताया भी नहीं, मुझसे मिलने भी नहीं आई, और ये इन्हें इतने अच्छे से जानती है कि इनके साथ कॉफी पी रही है। वो थोड़ा और आगे आई तो देखा जय ने आद्या का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। ये देखकर वैदेही की आंखें हैरत से फैल गई। वो फिर से अपनी जगह पर बैठ गई और खुद को संभाल कर उसने आद्या को फोन लगाया। नंबर देखकर आद्या ने जय की ओर देखा। जय ने कॉल रिसीव करने का इशारा किया। हेलो वैदू, कैसी है तू? आद्या कॉल रिसीव करके बोली। मैं ठीक हूँ दी, आप कैसी हैं? वैदेही ने खुद को संभाल कर कहा। मैं एकदम बढ़िया, और बता कैसे कॉल किया? क्या मैं कॉल नहीं कर सकती थी? वैदेही ने पूछा। नहीं वैदू, कैसे बातें कर रही है? तेरा जब मन करे तो मुझे कॉल कर सकती है, आद्या मुस्कुराने की कोशिश करके बोली। दी आप कहाँ हो? वैदेही ने एकदम से सवाल किया। मैं कहाँ हो सकती हूँ इस वक्त? घर पर ही हूँ, आद्या बोली। यह सुनकर वैदेही की आंखों में नमी आ गई। दी आप इंदौर में ही हो ना? वैदेही के ऐसे सवाल से आद्या सकपका गई। हाँ वैदू, अब घर में हूँ तो इंदौर में ही होंगी ना, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं दीदी, मैं रखती हूँ, वैदेही ने बड़ी मुश्किल से कहा और आंखों में रुके आंसू गालों पर आ गए। वैदेही से अब एक पल भी वहां रुका नहीं गया। वो बदहवासी वहां सब कुछ छोड़कर मॉल से बाहर आ गई। कब तक वैदेही से ये सच छुपाऊंगी? आद्या ने जय की ओर देखकर कहा। जब तक सही समय नहीं आ जाता, जय ने कहा और दोनों कॉफी पीने लगे। निशा जब अपनी टेबल के पास आई तो वहां वैदेही को ना देखकर परेशान हो गई। ये कहाँ चली गई? सारा सामान भी यहीं पड़ा है,
निशा वैदेही को कॉल करने लगी, लेकिन वैदेही कैब में बैठी रोए जा रही थी। उसका ध्यान फोन पर नहीं था। मैडम, आपका फोन कब से बज रहा है? कैब ड्राइवर की आवाज से वैदेही अपने होश में आई। फोन पर निशा का नाम देखकर उसने कॉल रिसीव किया और निशा कुछ बोलती इसके पहले ही वैदेही बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं हॉस्टल आ गई। इतना बोलकर वैदेही ने फोन काट दिया और एक बार फिर फपक पड़ी। निशा हैरानी से फोन को देखने लगी। अजीब लड़की है, तबीयत ठीक नहीं थी तो अकेले क्यों गई? मुझे बताया भी नहीं, कॉल करके बुला ही लेती, निशा ने कहा और सारा सामान समेटकर वो भी बाहर आ गई। क्यों दी? आपने झूठ क्यों बोला? आखिर झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? क्या छुपा रहे हो आप दोनों? वैदेही बोली। इस समय उसका मन हजारों शंकाओं से घिर गया था। उसने कुछ याद करके कहा, इसका मतलब इसके पहले भी जितनी बार मुझे जय के साथ कोई दिखा था वो आप ही थी। मेरा कोई भ्रम नहीं था, वो मेरी कोई गलतफहमी नहीं थी, वो आप ही थी। उस दिन पापा ने भी कहा था कि आप कहीं बाहर गई हुई हो। आप दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते हो, लेकिन ये छुप छुप कर मिलने का क्या कारण है? ऐसा क्या है जो आप दोनों को सबसे छिपकर मिलना पड़ रहा है? वैदेही के मन में कई सवाल थे जिनके जवाब नहीं थे उसके पास। वैदेही हॉस्टल पहुंच गई और अपने रूम में आकर बिस्तर पर गिरकर वो जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद निशा भी रूम पर पहुंची। वैदेही को ऐसे लेटे देखकर वो वैदेही के पास आई और उसको छूकर बोली, वैदू तू ठीक है? क्या हो गया तेरी तबीयत को? वैदेही तुरंत उठकर निशा के गले लगकर फिर से एक बार रो पड़ी। उसे ऐसे रोते देखकर निशा घबरा गई। है वैदू, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों रो रही है? बता मुझे क्या हुआ? देख, मुझे डर लग रहा है, कुछ तो बोल। निशा उसकी पीठ सहलाते हुए बोली। वैदेही ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछकर बोली, कुछ नहीं, बस सिर में बहुत दर्द है। सिर में दर्द है? सिर में दर्द की वजह से तू ऐसे रो रही है? निशा हैरानी से बोली। हाँ, सिर दर्द से फटा जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए आंसू आ गए। वैदेही की बात पर निशा उसे अविश्वास से देखते हुए बोली, बस आंसू आ गए? अरे तू जैसे रो रही थी ना, मेरी तो जान सूख गई, ऐसा लगा जैसे बहुत दर्द में है तू। हाँ, दर्द में तो हूँ, सिर के दर्द में। वैदेही मुस्कुराने की कोशिश करके बोली तो निशा भी फीका मुस्कुरा दी। मैं मुंह धोकर आती हूँ, वैदेही बोली और वॉशरूम में आकर पानी चढ़ाया। एक बार फिर उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा। तुझे क्या बताऊं, निशा की दर्द सिर में नहीं दिल में हो रहा है और दर्द देने वाले भी अपने हैं, मेरी अपनी बहन और मेरा पति। किसी को क्या बताऊं मैं? पता नहीं दोनों क्या छुपा रहे हैं मुझसे। वैदेही मुंह धोकर बाहर आई। दोनों डिनर के लिए मेस में आ गई। निशा तो खा रही थी, लेकिन वैदेही प्लेट में सिर्फ चम्मच घुमा रही थी। वैदू, क्या हुआ? तू खा क्यों नहीं रही? निशा ने पूछा। मेरा मन नहीं है निशा, मैं रूम पर जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। वैदेही वहां से जाने लगी। वैदेही को जाता देखकर संजय ने उसे बहुत आवाजें लगाई, लेकिन उसने एक न सुनी। इसे क्या हुआ? सुनकर भी अनसुना कर दिया। संजय ने निशा से पूछा। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए चली गई। निशा ने कहा। तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? संजय बेचैनी से बोला। कुछ ज्यादा नहीं, बस सिर में दर्द है। निशा ने कहा। ओह ठीक है, तुम ख्याल रखना उसका, मैं कल मिल लूंगा। संजय ने कहा तो निशा ने सिर हिला दिया। संजय को वैदेही के लिए इतना परेशान देखकर निशा बोली, एक बात कहूँ संजय? हाँ बोलो। बुरा मत मानना, लेकिन बहुत गलत जगह दिल लगा लिए हो। निशा ने कहा तो संजय उसे हैरानी से देखने लगा। क्या मतलब? संजय बोला। मतलब तुम जानते हो, मैं बस ये कह रही हूँ कि वैदेही के दिल में तुम्हारे लिए वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हारे दिल में है। वो तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर तुम ये दोस्ती खोना नहीं चाहते तो वैदेही के बारे में सोचना छोड़ दो। निशा ने सपाट लहजे में कहा। और तुम ये इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कि वैदेही के दिल में ऐसा कुछ नहीं है? संजय बोला। क्योंकि दोस्त है वो मेरी, दोनों साथ ही रहते हैं, ट्रस्ट में। संजय, उसके मन में तुम्हें लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है? निशा गंभीरता से बोली। नहीं है तो हो जाएगी, मैं अपने प्यार का एहसास उसे करा कर रहूंगा। संजय विश्वास से बोला। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तुमसे नहीं अपने पर। आगे के शब्द निशा के गले में ही रह गए। क्या कहने जा रही थी तुम? संजय ने उसे गहरी निगाहों से देखा। कुछ नहीं,
मैं बस तुम्हें सच दिखाना चाह रही थी, लेकिन शायद तुम्हें सच्चाई देखनी नहीं है। जानबूझकर अपनी आंखें बंद करके रख रहे हो, तो मैं क्या करूं? लेकिन इतना याद रखना, जब सच्चाई से सामना होगा ना, तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। बोलते बोलते निशा के शब्द धीमे हो गए और वो वहां से चली गई। संजय जाती हुई निशा को देखकर मन में बोला, क्या कहना चाहती थी निशा, जो बोलते बोलते रुक गई। निशा कमरे में आई तो देखा वैदेही आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी। अरे वेदु, तू तो बड़ी जल्दी सो गई। चल कोई नहीं, सुबह फिर से क्लास एंड ऑल, फिर कैंप जाने की तैयारी भी तो करनी है, निशा ने कहा और वो भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उसके लेटते ही वैदेही ने आंखें खोल ली। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं समझ रही। बिना उन दोनों से बात किए मुझे कुछ भी अपने मन में नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है बात कुछ और हो, लेकिन दी तो इनसे मेरे सामने भी इतनी बात नहीं करती, तो फिर? लेकिन उन दोनों की तो शादी पहले से तय थी, सगाई भी हो रखी थी, उनका रिश्ता पुराना था, वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ओह, मेरा दिमाग सोच सोच कर फट जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, उन दोनों से ही साफ साफ पूछती हूँ कि बात क्या है, जो उन्हें ऐसे मुझसे झूठ बोलकर छिपकर मिलना पड़ रहा है। ही मन सोचने लगी। दो बूंद आंसू आंखों से निकलकर उसकी कनपटी को भिगो रहे थे। रात उसकी ऐसे ही ऊट पटांग ख्यालों में बीती। जब मनुष्य का मन अशांत होता है तो बहुत सी शंकाएं हमें घेर लेती हैं। यही हाल इस समय वैदेही का था। उसकी सोच को विराम तब लगा जब सुबह के करीब उसे नींद आई। इधर जय वैदेही को फिर से फोन करके परेशान हो गया। उसने अपने आदमी को फोन किया। उसने वैदेही की कुशलता जय को बता दी तो जय को कुछ चैन आया। सर चले, टाइम हो रहा है, सुमित ने कहा तो जय अपने प्राइवेट जेट में बैठ गया। वैदेही और जय के बीच कई बातें अनकही ही रह गईं। एक और जहां वैदेही का मन कई शंकाओं से घिरा हुआ था, वहीं जय वैदेही की इस मन स्थिति से बिल्कुल अनजान था। जय को किसी जरूरी काम से यूएस जाना पड़ा। यही बताने के लिए वो वैदेही को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन वैदेही अपने मन में उठ रहे सवालों के समंदर में गोते लगा रही थी। आखिर जय ने वैदेही के लिए एक मैसेज टाइप किया, लेकिन फिर गुस्से में लिखा हुआ इरेज कर फोन पटक दिया। जय का प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। 2 दिन बाद वैदेही भी अपने ग्रुप के साथ मेडिकल कैंप के लिए राजस्थान के लिए रवाना हो गई। वैदेही जहां आई थी, ये राजस्थान का एक पिछड़ा इलाका था जहां बंजारों की बस्ती थी। चारों तरफ दूर दूर तक फैला रेत का मैदान। यही वैदेही के कॉलेज का मेडिकल कैंप लगा था। सभी के रहने की व्यवस्था टेंट में कर दी गई थी। वैदेही जब से यहाँ आई थी, काम में अपना ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी। मन तो उसका उदास था ही। उसने सोचा था कि काम में मन लगाऊंगी तो जय के बारे में नहीं सोचूंगी, लेकिन जो सोचे वो होता कहाँ है। जितना वो सोचती कि जय के बारे में ना सोचूं, उतना ही ज्यादा जय का ख्याल उसके मन में आता। दिन भर काम करना और रात में बंजारों का गीत सुनना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। रात के समय वैदेही एक रेत के टीले पर बैठी चांद को ताक रही थी। वहीं कुछ ही दूरी पर बंजारे गाना गा रहे थे। दिल ना किसी का जाए वे, जान जाए तो जाए। बंजारों का गाना सुनकर सभी उनके पास चले गए और वहीं बैठकर गाना सुनने लगे, लेकिन वैदेही वहीं रेत के टीले पर बैठी रह गई। वैदेही को सबसे दूर बैठा देखकर संजय उसके बगल में आकर बैठ गया। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो वैदू? संजय की आवाज पर वैदेही अपने ख्यालों से बाहर आई। आप यहाँ कब आए? वैदेही ने पूछा। जब तुम चांद में जाने किसे तलाश रही हो, संजय ने कहा तो वैदेही ने उसे असमंजस से देखा। अरे मजाक कर रहा हूँ, जस्ट चिल। तुम बताओ, तुम यहाँ अकेली बैठी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कभी कभी मन करता है खुद के साथ अकेले बैठने का, वैदेही ने नाचते हुए बंजारों को देखकर कहा। उसकी बात सुनकर संजय ने वैदेही को एक नजर देखा, फिर आगे देखते हुए बोला, वैदू, देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम बिल्कुल चुप हो गई हो, सबसे अलग अलग रहने लगी हो, हमेशा ही किसी सोच में डूबी रहती हो। कोई परेशानी है क्या वैदू? ये सुनकर वैदेही संजय को हैरानी से देखने लगी। वैदू, हम दोस्त हैं, तुम मुझसे अपने मन की बात या परेशानी शेयर कर सकती हो। संजय ने वैदेही के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, बस घर से थोड़ियाँ आ गए हैं ना, तो पापा की याद आ रही है, तो फोन पर बात कर लो उनसे। कॉल किया था लेकिन बात नहीं हो पाई, वैदेही बोली। ओह,
यहाँ पर नेटवर्क आता जाता रहता है ना, कोई बात नहीं, कल ट्राई कर लेना। संजय ने कहा तो वैदेही ने हाँ में सिर हिला दिया। निकी ने जब वैदेही के पास संजय को बैठे देखा तो उसे वैदेही पर बहुत गुस्सा आया। ये वैदेही कितनी चालू है, मेरे संजय को कैसे फंसा रही है, एक मौका नहीं छोड़ती। निकी ने कहा और उनकी ओर चली आई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? निकी बोली, कुछ नहीं, बंजारों का गाना सुन रहे थे। संजय ने कहा, यहाँ बैठकर? हाँ क्यों, यहाँ बैठकर नहीं सुन सकते क्या? संजय बोला, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, वैसे भी वैदेही को तो आदत है अकेले में लोगों से मिलने की। निकी ने तंज मार कर कहा, क्या मतलब? वैदेही को उसका लहजा थोड़ा अजीब लगा। अरे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह देती हूँ। निकी ने बात बदल दी। तभी वहां निशा आई। वैदू चल ना, यहाँ क्या कर रही है? निशा ने कहा तो निकी के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वैदेही को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से बोली, क्या है? जिसे देखो यही पूछ रहा है, यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं अकेले बैठ भी नहीं सकती? मैंने ऐसा कब कहा वैदू? तू नाराज क्यों हो रही है? मैं तो बस ऐसे ही। निशा अपनी बात पूरी करती उसके पहले वैदेही वहां से अपने टेंट में आ गई। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, वैदेही ने टेडी बियर को देखकर कहा, जो उसे जय ने ही दिया था। वो गुस्से में टेडी बियर पर मुक्के बरसाने लगी, जैसे अपना सारा गुस्सा जय पर उतार रही हो। बस कर, टेडी है जय नहीं, तू थक जाएगी। निशा की आवाज पर वैदेही ने मुड़कर देखा तो निशा मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। कहना क्या चाहती हो तुम? वैदेही बोली, यही कि अगर गुस्सा उतारना है तो जाकर उस पर उतार जिस पर आ रहा है, इस बेजान पर नहीं। निशा ने कहा, तुम चुप रहो, कुछ नहीं जानती तुम। वैदेही मुंह बनाकर बोली, तो बताओ ना, पिछले कई दिनों से देख रही हूँ, बदली बदली सी लग रही हो, परेशान रहती हो, कुछ कहा भी नहीं तुमने मुझसे। निशा ने कहा तो वैदेही नजरें चुराने लगी। देख, नहीं बताना तो मत बता, मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम उदास हो ये दूसरों को मत दिखाओ, वरना लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। तू समझ रही है ना? निशा समझाते हुए बोली। तुम निक्की के बारे में कह रही हो ना? वैदेही ने कहा। हाँ बिल्कुल सही समझी, दिमाग है लड़की में। निशा उसकी पीठ थपथपा कर बोली। यार, इस निक्की की प्रॉब्लम क्या है, समझ नहीं आता। कभी कभी वो जो कुछ भी बोलती है ना, ऐसा लगता है कि मुझे किसी बात के लिए टोंट मार रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ कि वो कहना क्या चाहती है। हाँ, वैदू तो ठीक कह रही है, निकी कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है आजकल। निशा भी सोचने लगी, चल छोड़ उसको, ये बता अपने सैया जी से बात हुई तेरी? निशा बात बदलते हुए बोली, नहीं, यहाँ नेटवर्क ढंग से नहीं आता तो बात नहीं हो पाई। अब तो 1 महीना होने को आ गया है, यहाँ बहुत दिन हो गए उन्हें सुने उन्हें देखे। वैदेही खोए हुए ही बोली, तो मैडम मिस कर रही है अपने पति को? निशा ने शरारत से कहा तो वैदेही ने मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल आध्या और जय के बारे में सोचकर मुस्कान फीकी पड़ गई। इधर जय लगभग 1 महीने बाद यूएस से इंडिया लौट रहा था। वो काम में ऐसा उलझा कि उसे वैदेही से बात करने का मौका ही नहीं मिला। उस पर वैदेही का फोन अक्सर नेटवर्क में नहीं रहता। अपने आदमियों से बात करके वो वैदेही की सारी खबर लेता रहता। उसे पता था कि वैदेही इस समय राजस्थान में है। यूएस से वो सीधा वैदेही के पास ही आ रहा था। दूसरी तरफ वैदेही कैंप में मन लगाकर काम करती थी। उसके सौम्य स्वभाव और मीठी बोली की वजह से वो वहां सबकी फेवरेट बन गई थी। निकी को उससे अंदर ही अंदर बहुत जलन होती। एक रात वैदेही रेत के टीले पर बैठी कुछ सोच रही थी और वहीं उससे कुछ दूरी पर खड़ा से उसे जी भरकर देख रहा था। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में उसका चेहरा कुंदन सा दमक रहा था। उसके बाल हवा में बार बार उड़कर चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बहुत प्यार से अपनी उंगलियों से हटाती। वो सामने फैले रेत के समंदर को देखती। जे अपने दोनों हाथ बांधे एकटक उसे देख रहा था। आज वैदेही को देखकर उसकी आंखों को सुकून मिल रहा था। तभी उसके पास 2 बंजारन लड़कियां आई। बाईसा, अठे अकली काय करो हो? एक बंजारन बोली। कुछ नहीं, बस इस रेत पर हवा से बजने वाले संगीत को सुन रही हूँ। वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, संगीत? ओहो, तो बाईसा तने पसंद है गाणो, तो था भी मारा संगालो। मैं? वैदेही हैरानी से बोली। बंजारन लड़कियों ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दिया और थोड़ी दूर पर बैठे अपने साथियों को आवाज लगाई, ये हरिया, ये माखन, अठे आओ। उसके बुलाने पर उनकी टोली आ गई और उन दोनों बंजारन ने गाना शुरू किया, साथ में नाचना भी।
जाने कौन घड़ी में निकले साजन घर से, मैं घूंघट में चल गई कितने सावन बरसे, मेरी प्यास न बुझी रे बरसात माँ बरसात माँ। दोनों ने वैदेही को गाने का इशारा किया तो आगे की लाइन वैदेही ने गाई। सोनी सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी, मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ माँ। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। वैदेही का एक एक शब्द जय को सिर्फ दर्द का एहसास करा रहा था। जय का मन किया अभी दौड़कर जाए और वैदू को कसकर बाहों में भींच ले, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाले वहीं खड़ा रहा। गाना खत्म हुआ तो बंजार ने वैदेही के पास आई। था तो घना छुको गा लेती हूँ सा, लेकिन आवाज में दर्द था कि अंदर तो इश्क की आग जली हो भाई सा। आग? लेकिन आग तो जला देती है, वैदेही बोली। डरो को नहीं, आग तो रोशनी भी दे है, बंजार ने कहा और माँ से जाने लगी। फिर एक बंजारन लौटकर उसके पास आई और अपनी पोटली से एक धागा निकालकर वैदेही को देते हुए बोली, वैसे तो था पढ़े लिखे हो सा, इसे अंधविश्वास ही मानेंगे, लेकिन हम बंजारों की आस्था ही है। आप जिसे चाहते हो ना उसे ये बांध देना, था दोनों कभी अलग ना होंगे। ये बोलकर बंजारन चली गई और वैदेही ने उसका दिया हुआ धागा अपने माथे से लगाकर मुट्ठी में दबा लिया। वैदू तुम क्या हो, मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तुम खुद ही तो मुझसे नाराज थी, फिर ये सब क्या है? क्या मेरा दूर जाना तुम्हारे लिए इतना तकलीफ देह था? तो ये नाराजगी क्यों वैदू? अब तुमसे मिलने का समय आ गया है, जय ने कहा और उसके पास आने लगा कि संजय को वैदेही के पास आते देखकर उसके कदम रुक गए। वैदेही से मिलने की बेकरारी तो उसके मन में भी थी, इसलिए वो दिल्ली न जाकर यहाँ आया था। जय ने कुछ देर वैदेही और संजय को बात करते देखा, फिर बिना वैदेही से मिले लौट गया। वैदू तुम फिर अकेली यहाँ बैठी हो? संजय ने कहा तो वैदेही ने मुस्कुराकर उसे देखा। बस ऐसे ही, वैदेही बोली। चलो अब बहुत रात हो गई है, संजय ने कहा और जाने लगा। संजय क्या कभी तुमने किसी से प्यार किया है? वैदेही के अचानक से इस सवाल से संजय चौंक गया। उसने पलटकर वैदेही को देखा। बोलो, क्या कभी तुमने प्यार किया ही किसी से? संजय वैदेही के पास आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, आज अचानक से ये सवाल क्यों? ऐसे ही मन में सवाल आया। बोलो ना, मैं जानना चाहती हूँ। पहली बात मैडम, प्यार हो जाता है किसी से कहीं भी कभी भी, प्यार सोच समझकर नहीं किया जाता। सही कह रहे हो, प्यार तो हो जाता है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। वैदू क्या हुआ, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से बहुत उदास सी रहने लगी हूँ। संजय ने उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही मन में बात आई तो पूछ लिया है। वैसे कुछ और पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। वैदेही ने संजय की ओर देखा और बोली, अगर आपकी लाइफ के तो इम्पोर्टेंट लोग जो आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हो वो आपसे झूठ बोले और कुछ छिपाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये सुनकर संजय ने वैदेही को पहले तो सवालिया नजरों से देखा। वैदेही ने नजरें झुका ली। वैदेही, ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किन परिस्थिति में वो आपसे झूठ कह रहे हैं। हो सकता है बात उतनी बड़ी ही ना हो जो हम समझ रहे हैं, या फिर हो सकता है बात सच में बड़ी हो जिसे सही वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाए या वो खुद तुम्हें बता दे। अगर वो लोग तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे करीब हैं तो बेहतर है उनसे बात करो। खुद के मन में गलतफहमी पालने से अच्छा है क्लियर करो, इससे तकलीफ भी नहीं होगी और रिश्ते भी खराब नहीं होंगे, संजय ने कहा और फिर से वैदेही की ओर देखा। शायद आप सही कह रहे हैं, वैदेही ने आगे देखते हुए कहा। अब चले, बहुत रात हो गई है और ठंड भी बढ़ रही है, संजय ने कहा तो वैदेही ने सिर हिलाया और अपने हाथ झाड़कर उठकर उसके साथ चल दी। दोनों को एक बार फिर साथ देख कर निक्की वैदेही को गुस्से से घूरने लगी। इस वैदेही का कुछ ना कुछ करना होगा, उसने मन ही मन सोचा। संजय से बात करके वैदेही के बेचैन मन को कुछ हद तक शांति मिल गई थी। उसने सोच लिया था कि वो जैसे इस बारे में सीधे सीधे सवाल करेगी। दूसरे दिन सभी को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया। उन्हें आसपास की बस्तियों में मेडिकल अवेयरनेस के लिए जाना था। निकी ने किसी तरह तिकड़म भिड़ाकर वैदेही के ग्रुप में जाना तय करवा लिया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बस उसे ही पता था। निशा भी अलग ग्रुप में थी, वहीं संजय का भी अपना अलग ग्रुप था। वैदेही की टीम में अमन और निकी थे। तीनों निकल गए अपने गंतव्य की ओर। सुबह के निकले वैदेही, निकी और अमन काफी थक गए। अमन ने देखा अभी कुछ ही घर बाकी हैं जो उनकी लिस्ट में थे।
सिर्फ कुछ ही कर बाकी है, जल्दी जल्दी खत्म करके लौट सकते हैं, अमन ने कहा। हाँ अमन, चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, वैदेही बोली और आगे आगे चलने लगी। निक्की अमन के पास आई और उसे दूसरी ओर इशारा करके बोली, अमन एक सजेशन है। क्या? अमन चलते चलते बोला, यही कि अगर तुम दूसरी ओर से जाकर स्टार्ट करो और हम दोनों यहाँ से, तो काम जल्दी हो जाएगा और हम लोग जल्दी जा पाएंगे वापस। गुड आइडिया, एक काम करो, तुम दोनों यहाँ देखो, मैं वहाँ। ये बोलकर अमन दूसरी तरफ चला गया। वैदेही आगे आगे चलती जा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि अमन वहाँ नहीं है। उसने जब पलट कर देखा तो अमन को ना देखकर निक्की से सवाल किया, अरे वो तो हमें उस रेत के मैदान में आने का बोल गया है, कह रहा था कि वहां भी कुछ छुटकी है। निकी ने तुरंत कहा, अच्छा लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। वैदेही ने हाथ का कागज देखकर कहा, वैदू कोई बात नहीं, हम खुद से ऐड कर लेंगे, वैसे भी ये तो पुण्य का काम है, इट्स ए नॉर्मल कॉज। निकी बात बनाते हुए बोली, हाँ ठीक कहा तुमने, तो फिर चले। हाँ हाँ चलो। वैदेही निकी की बताई जगह की ओर चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद वैदेही ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। चारों तरफ रेत ही रेत थी और कुछ नहीं। कहाँ है अमन? मैं तो थक गई। वैदेही अपने हाथ घुटनों पर रखकर थोड़ा झुककर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। हाँ पता नहीं, कहा तो यही का था। निक्की ने भी चारों तरफ देखकर कहा। निक्की ने वैदेही को देखा, फिर अपने साथ ली हुई पानी की बोतल वैदेही की ओर करके बोली, एक काम करो, थोड़ा पानी पीकर रिलैक्स करो, फिर चलते हैं। वैदेही ने निक्की को देखकर पानी की बोतल ले ली। थैंक्स, वैदेही मुस्कुराकर बोली और गट गट कर सारा पानी पी गई। उसके पानी पीते ही निक्की के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। दोनों कुछ दूर अभी चली ही थी कि वैदेही का सिर चकराने लगा। उसने निक्की की ओर देखा और वह मुश्किल से बोल पाई, निक्की मेरा सिर भारी हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। निक्की जहरीली मुस्कान लिए उसकी ओर देख रही थी। निक्की, वैदेही हैरानी से बोली, क्या निक्की? हाँ क्या निक्की, तुम हर समय ये महान और अच्छी बनने का दिखावा क्यों करती हो, जबकि तुम्हारी असलियत मैं अच्छे से जानती हूँ। निक्की गुस्से से बोली। वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। उसे निक्की की बातें समझ नहीं आ रही थी। क्या हुआ, समझ नहीं आया? ओह बहुत भोली हो ना तुम, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। तुम क्या हो मैं अच्छे से जान गई हूँ। एक तरफ तुम मेरे संजय से चिपकती रहती हो और दूसरी तरफ उस अमीरजादे जय को भी फांस रखा है। वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी काबिलियत की। निकी ताली बजाते हुए बोली। वैदेही अब भी उसे असमंजस से देख रही थी। तुम्हें पता है मैं संजू को कितना पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ उससे, लेकिन वो तो तुम्हारे पीछे दीवाना है। जब भी बात करो तो घूम फिर कर तुम्हारे बारे में ही बात करता है। जब भी वो तुम्हारी तारीफ करता है ना तो आग से लग जाती है मेरे अंदर। लेकिन अब नहीं, अब सब सही होगा, निकी ने कहा। वैदेही अब तक जमीन पर गिर चुकी थी। निकी उसके पास बैठते हुए बोली, इस पानी में मैंने हाई डोज सेडेटिव्स मिलाया था, अब तुम चैन की नींद सो जाओ। यहाँ इस रेगिस्तान की गोद में यहाँ अक्सर रेत के तूफान आते रहते हैं, इनमें तुम दफन हो जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस सुनसान रेगिस्तान में कोई दूर दूर तक तुम्हें दिखाई नहीं देगा, सिवाय गिद्ध के। अगर जिंदा रही तो वो तुम्हें नोच नोच कर मार डालेंगे और अगर मर गई तो तुम्हारी लाश को नोचेंगे। कितना आसान था ना तुम्हें रास्ते से हटाना। गुड बाय, स्वीट ड्रीम्स। हाँ, निकी कुटिलता से बोली और वहां से गुस्से से चली गई। वैदेही की आंखें अब तक बंद हो चुकी थी। निकी जल्दी जल्दी वहां से वापस कैंप आ गई और सीधा अपने टेंट में जाकर खुद को शांत करने लगी। उसने जो किया इसका डर तो उसे भी कहीं न कहीं था, लेकिन कभी कभी हम अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर अपनी जिद में ऐसा कर जाते हैं जिसका पश्चाताप हमें बाद में होता है। धीरे धीरे सभी टीम वापस आ चुकी थी। अमन भी वैदेही और निकी को ढूंढते आखिर थक हार कर वहां पहुंच ही गया। सभी अमन को अकेले देखकर उससे सवाल करने लगे। अमन, निकी और वैदेही कहाँ है? संजय ने पूछा। कहाँ है मतलब? वो तो मेरे साथ नहीं थी, मुझे लगा यहाँ वापस आ गई होंगी। अमन ने आश्चर्य से कहा। नहीं, दोनों यहाँ नहीं है, निशा ने कहा। उसी समय निक्की अपने टेंट से बाहर आई। सभी की नजर उस पर गई। उसे देखकर सबकी जान में जान आई। अमन तुरंत निक्की के पास आकर बोला, तुम दोनों यहाँ मुझे बिना बताए आ गई। पता है कितना ढूंढा मैंने तुम दोनों को। अगर आना ही था तो बता देती एक बार। दोनों? दोनों कौन?
अमन, मैं तो अकेली आई हूँ, वैदेही तो तुम्हारे साथ थी ना। निकी भोली सी शक्ल बनाकर अनजान बनते हुए बोली। तो एक बार फिर सबको झटका लगा। अमन को तो बहुत गुस्सा आ गया। उसने निकी की बाहें पकड़कर झकझोरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अकेला था, बैदू तुम्हारे साथ थी। हाँ, मैं और बैदू साथ थे, लेकिन बीच में ही मेरी तबीयत खराब होने लगी तो वैदेही ने ही मुझे वापस कैंप आकर आराम करने को कहा और वो तुम्हारे साथ आ जाएगी ऐसा उसने कहा तो मैं आ गई। मैं तो तब से टेंट में सो रही थी, ये तो शोर से मेरी नींद खुली। निक्की की बातें सुनकर अब तो सब सकते में आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन निक्की, वैदेही तो मुझसे मिली ही नहीं, मैं तो खुद तुम दोनों को ढूंढते हुए आया हूँ, अमन ने घबराते हुए कहा। संजय और निशा ने एक दूसरे को देखा। दोनों के मन में किसी अनहोनी की आशंका का डर जो उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। संजय, हमें वैदेही को ढूंढना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। निशा बोली तो संजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उसे ढूंढने के लिए जाने लगे। ये देखकर निक्की को कुछ घबराहट सी होने लगी। उसने खुद को संभाला और बोली, रिलैक्स यार, बच्ची नहीं है वो, आ जाएगी अपने आप, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? उसका बेपरवाही से बोलना किसी को पसंद नहीं आया। निशा ने घूर कर देखा तो उसने मुंह फेर लिया। निक्की, शाम ढल रही है, अंधेरा होने को आया है, यहाँ अक्सर रेत के तूफान भी आते हैं, ऐसे में वैदेही कहाँ होगी, किस हालत में होगी, हमें नहीं पता, हमें उसे ढूंढना ही होगा, संजय ने कहा और निशा के साथ चला गया। कैंप के सभी लोग वैदेही को ढूंढने यहाँ वहां जाने लगे। अब तक वैदेही के गार्ड्स को भी इसकी खबर हो गई थी। उनसे अपने काम में कोताही हुई थी, इस बात को वो भी समझ रहे थे, लेकिन जय के ऑर्डर्स ही ऐसे थे कि वो वैदेही पर दूर से ही नजर रखें, उसके आसपास बिल्कुल ही ना जाए। जब तक उन्हें वैदेही के बारे में कुछ पता चलता, निक्की अपनी चाल चल चुकी थी। अब जय को बताना भी जरूरी था। गार्ड ने जय को फोन लगाया। हाँ बोलो अर्जुन, जय ने कॉल रिसीव करके कहा। सर, मैम कहीं नहीं मिल रही, अर्जुन ने डरते हुए कहा। क्या मतलब? जय एकदम से उठ खड़ा हुआ। सर, वो मैम पास ही बंजारों की बस्ती में गई हुई थी, लेकिन वहां से वापस नहीं आई, सब उन्हें ढूंढ रहे हैं और हम भी। अर्जुन ने घबराते हुए विस्तार से सब कुछ बता दिया। क्या बकवास है, वो गायब कैसे हो सकती है और तुम लोग कहाँ थे? जय गुस्से से बोला। सॉरी सर, लेकिन आपके ही ऑर्डर्स थे कि मैम से दूर रहें, जब तक ज्यादा जरूरी ना लगे उनके पास ना जाएं, अर्जुन बोला। मैंने उससे दूर रहने के लिए इसलिए कहा था कि उसे ना लगे कि उस पर नजर रखी जा रही है। तुम दोनों को उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था, लेकिन तुम दोनों तो। सॉरी सर, लेकिन हम मैम को ढूंढ लेंगे, मैं आ रहा हूँ। वो लास्ट किसके साथ गई थी और कौन सी जगह, मुझे बताओ। सर, वो अपनी टीम के 2 लोग अमन और निकी के साथ यहीं से थोड़ी दूर बंजारों की बस्ती में गई थी। तुम बस्ती पहुंचो, मैं आ रहा हूँ, जय ने कहा। जय को इस समय वैदेही को लेकर बहुत बेचैनी हो रही थी। कहीं उसे कुछ हो न गया हो, यह ख्याल उसकी जान ले रहा था। उसे कुछ ना हो भगवान, प्लीज भगवान, उसे मुझसे मत छीनना, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते आप मुझे। वो मेरे साथ रहना चाहती थी और मैं ही उसे बार बार खुद से दूर कर रहा था। वो मन ही मन जाने कितनी प्रार्थनाएं दुआएं मांगने लगा। जय को इतना परेशान देखकर सुमित उसके पास आया। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। जय गाड़ी में बैठा, साथ ही सुमित भी। कुछ ही देर में वो बस्ती पहुंच गया। वहां अर्जुन पहले से मौजूद था। क्या अपडेट है अर्जुन? जय ने पूछा। सर, बस्ती वालों से पूछ लिया, इनका कहना यही है कि मैम उन दोनों के साथ आई थी, फिर किसी को कुछ खास नहीं पता, लेकिन एक औरत ने बताया कि उसने मैम और एक लड़की को आखिरी बार साथ देखा था। कौन थी वो लड़की? उसका नाम निकी है, तो फिर उससे पूछताछ करो, जय ने कहा। तो अर्जुन उसे हिचकिचाते हुए देखने लगा। क्या देख क्या रहे हो, जो कहा है वो करो, जय ने गुस्से से कहा। सर, वो एक स्टूडेंट है, वो भी मेडिकल, ऐसे कैसे पूछताछ करें, सब सवाल करेंगे, कॉलेज अथॉरिटी को क्या जवाब देंगे, अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा। आई नो तुम क्या कहना चाहते हो, एक काम करो, तुम ढूंढो, मैं जाता हूँ वहां। अब तक सुमित सारा मामला जान चुका था। उसके सर के गुस्से से भी वो पूरी तरह वाकिफ था। अगर वैदेही नहीं मिली तो इसके अंजाम क्या हो सकते हैं, इसी डर से सुमित कांप गया। जय खुद कैंप में पूछना जा रहा है, इससे सुमित और घबरा गया। जय को इतने परेशान और गुस्से में जाते देखकर सुमित उसके पास आया। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी उसने डरते हुए पूछा, सर आप खुद वहां जाओगे?
सुमित ने पूछा तो जय ने एक बार उसे घूरा। सुमित सहम गया। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे बस मेरी वेदु सही सलामत चाहिए, जय ने कहा और गाड़ी में बैठ गया। पीछे पीछे सुमित भी भागते हुए आकर गाड़ी में बैठ गया। सर, आप फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे मैम को, लेकिन इस तरह से आपका सबके सामने आकर इस मामले को हाथ में लेना सही नहीं है। ऐसे तो जिस बात को आप छुपा कर रखना चाहते थे वो सबके सामने आ जाएगी, सुमित ने शांत लहजे में कहा। आई जस्ट डोंट केयर सुमित, ये सब मैंने उसी के लिए किया था, उसी की सेफ्टी के लिए, लेकिन जब वही सेफ नहीं है तो मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं, जय ने गुस्से में कहा। इस बार जय के गुस्से में वैदेही की फिक्र भी महसूस हो रही थी। इधर कैंप में सभी वैदेही को ढूंढकर परेशान हो गए थे। अंधेरा होने को था, इसलिए सभी वापस आ गए थे। निशा का तो रो रो कर बुरा हाल था, उसे वैदेही के लिए बहुत डर लग रहा था। वो संजू के गले रखकर रो पड़ी। संजू, अब क्या करें, कहाँ ढूंढे उसे, ऐसे कैसे वो कहीं जा सकती है, वो ठीक तो होगी ना, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा। निशा आगे कुछ बोलती उसके पहले संजू ने उसके होंठों पर हाथ रखकर ना में गर्दन हिला दी। निशा एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। वहीं खड़ी निकी ने जब ये देखा तो उसे निशा पर बहुत गुस्सा आया। ओ गॉड, पहले वो वैदेही, अब ये निशा, लगता है इसका भी कोई इलाज करना पड़ेगा, निकी मन ही मन सोचने लगी। वो उन दोनों के पास आई और निशा को लगभग खींचकर संजू से अलग करते हुए बोली, चिल यार, तुम लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे कोई छोटी बच्ची है, वो चली गई होगी कहीं, आ जाएगी अपने आप, निकी ने बेपरवाही से कहा। वैदेही को लेकर सभी परेशान थे, सबको उसकी फिक्र थी, सिवाय निकी के उसके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। ये बात निशा के साथ साथ अमन को भी खट गई। क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं उसकी, यहाँ सारे लोग परेशान हैं और तुम चिल करने के लिए कह रही हो, तुम रिलैक्स कैसे रह सकती हो, निशा ने कहा तो निकी सकपका गई। वो संभलते हुए बनावटी बोली, नहीं, मेरा मतलब है वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो गुम हो जाए। अरे भाई, रिस्पॉन्सिबल मेडिकल स्टूडेंट है वो, कहीं फंस गई होगी किसी काम में, आ जाएगी। अब यहाँ नेटवर्क भी तो नहीं रहता कि कॉल करके इन्फॉर्म ही कर दे। मैं तो तुम लोगों को परेशान देखकर ये कह रही थी बस, और कोई बात नहीं। निकी की इन चिकनी चुपड़ी बातों पर इस वक्त ज्यादा किसी का ध्यान नहीं गया। सभी वैदेही के लिए परेशान थे। ये देखकर निकी ने चैन की सांस ली। निशा की नजर लेकिन फिर भी निकी पर थी। निशा, वैदु मिल जाएगी, रिलैक्स, संजय ने कहा और निशा को वहीं बैठाकर खुद जाने लगा। उसके पीछे पीछे अमन और निखिल भी आ गए। तू कहाँ जा रहा है, निखिल ने संजय से पूछा। वैदु को ढूंढने, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, संजय बोला। अब अंधेरे में कहाँ ढूंढेगा, कल देखते हैं। नहीं यार, कल तक बहुत देर हो जाएगी, संजय ने कहा और जाने लगा। अमन ने निखिल को इशारा किया, रुक, मैं भी चलता हूँ, निखिल ने कहा और उसके साथ आ गया। अमन लौट कर निशा के पास आ गया। अगर जय को पता चल गया तो क्या होगा। अचानक से निशा को जय का ख्याल आया और यकायक ही उसके मुंह से निकला, जय। अमन के चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव आ गए। कौन जय, अमन ने पूछा। कोई नहीं, कोई नहीं, निशा हड़बड़ा गई। नहीं, तुमने जय कहा मैंने सुना, कहीं तुम उसका जयवीर सिंह की बात तो नहीं कर रही जो हमें संजना की शादी में मिला था, जो करण का दोस्त है, उसका वैदेही से क्या लेना देना, अमन ने पूछा तो निशा के चेहरे पर आए भावों को देखने लगा। बोलो, निशा को चुप देखकर उसने दोबारा पूछा। निशा कुछ कहती उससे पहले वहां एक गाड़ी आकर रुकी। सबने उस ओर देखा तो गाड़ी से बिना देर किए जय बाहर आया और उसके पीछे पीछे सुमित भी। जय को देखकर निशा को कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन अमन हैरानी से जय को फिर निशा को देख रहा था। जय के चेहरे पर इस समय गुस्सा और साथ ही साथ वैदेही को लेकर फिक्र थी। जय को देखकर कैंप के हेड सर जल्दी से उसके पास आए। मिस्टर जयवीर सिंह, आप यहाँ अचानक। जय ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा निशा के पास आया। क्या हुआ था, मुझे डिटेल में बताओ, जय ने सवाल किया। उसे देखकर निशा एक बार फिर भावुक हो गई। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर जयवीर, मैं उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसके साथ निकी और अमन थे और उन दोनों ने बताया कि। इतना बोलकर उसने सारी कहानी कह सुनाई। अमन उसे संभाल रहा था। जय ने एक नजर अमन को देखा तो अमन ने भी अपने साइड की स्टोरी जय को बता दी। सभी को हैरानी हो रही थी। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जय का वैदेही से क्या लेना देना। सभी के मन में कई सवाल थे, लेकिन निकी के चेहरे पर घबराहट थी। जय को देखते ही पहले तो वो घबरा गई।
उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वैदेही को ढूंढने जय यहाँ तक आ जाएगा। उसे लगा था जय और वैदेही का तो जस्ट फ्लिंग टाइप को टाइम पास रिलेशनशिप होगा। निकी इन्हीं ख्यालों में थी कि अमन और निशा की बात सुनकर अब जय निकी के पास आया। उसे देखकर निकी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। घबराहट से उसका चेहरा फीका हो गया। तो मिस निकी, मैं ज्यादा कोई सवाल नहीं करूंगा, बस एक सवाल, वैदू कहाँ है? जय की आंखों में गुस्सा देखकर निकी घबरा गई। और झूठ तो तुम बोलना मत, क्योंकि आखिरी बार वो तुम्हारे साथ ही देखी गई थी, उस बस्ती की एक लेडी ने बताया। जय ने कड़े शब्दों में कहा। निकी ने किसी तरह खुद को संभाला और हिम्मत करके बोली, जो सच था मैंने वो बता दिया। और आपको किसने परमिशन दी मुझसे ऐसे सवाल करने की? आप होते कौन है हमारे कॉलेज के मामले में पढ़ने वाले? उसे हम सब ढूंढ रहे हैं। निकी के हाव भाव और उसका चेहरा देखकर जय को उस पर जो शक था वो और पक्का हो गया। जय ने सुमित को इशारा किया तो सुमित उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर आता देखकर निकी घबरा गई। मिस्टर जेमिन, ये क्या है? इसे रोको, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? निकी पीछे जाने लगी तो जय के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? निकी ने अपने कैंप हेड की ओर देखकर कहा। वो कुछ जैसे कहता उसके पहले जय ने उसे घूरा। सर की हिम्मत ही नहीं हुई उसके आगे कुछ बोलने की। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मेरे आदमियों को ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। वो सच उगलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय बोला। मिस्टर जयवीर सिंह, आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी आपकी। निकी बोली। ओह पुलिस, थैंक्स याद दिलाने के लिए। सुमित, पुलिस को फोन लगाओ और यहाँ बुलाओ। अब तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो ही मुंह खोलेगी ये मैडम। ये सुनकर निकी और घबरा गई। तुम क्यों इस मैटर के बीच में पड़े हो? मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा और वैदेही का चक्कर चल रहा है ना? अरे वैदेही तो है ही चीप लड़की। एक तरफ तुम्हें फंसा रखा है, एक तरफ मेरे संजू को। उसका तो लौट कर ना आना ही अच्छा है, वरना पता नहीं कितनों को अपनी भोली शक्ल और खूबसूरती के जाल में फंसाएगी। ब्लडी चिपो। निकी ने जैसे ही ये कहा उसके गाल पर एक करारा थप्पड़ पड़ने ही वाला था कि जय ने अपने हाथ हवा में ही रोक लिए और गुस्से से गरजा। बस बकवास बंद करो अपनी। वैदू के खिलाफ एक शब्द और कहा ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा और वैदू का क्या रिश्ता है ये मुझे तुम्हें या किसी और को बताने की जरूरत नहीं। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो बताओ वैदू कहाँ है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लड़की हो इसलिए ज्यादा सख्त नहीं हो तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, इस हरकत के लिए अपनी जान की भीख मांग रहा होता मेरे कदमों में। ये देख कर निकी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वाह, मानना पड़ेगा वैदेही को, क्या खूब दीवाना बनाया है तुम्हें अपना। उसने तुम्हें कैसे रिझाया, जरा डिटेल में बताएंगे? लड़की, अपनी जबान को लगाम दो। जय गर्जा। ये देख कर निकी के साथ साथ सभी सहम गए। वहीं सुमित मन ही मन निकी की खैर मनाने लगा। ये लड़की क्या मरना चाहती है? सुमित मन ही मन बोला। निकी अंदर से तो बहुत घबरा रही थी, लेकिन ऊपर से खुद को संभाल कर वो कुछ बोलने को ही तब तक इस बार उसके गाल पर थप्पड़ पड़ चुका था। वो निशा ने मारा था। निकी अपने गाल पर हाथ लगाए उसे गुस्से से देख रही थी। हाउ डेयर यू, निकी गुस्से से बोली। ऐसे? निशा ने एक और थप्पड़ मारकर कहा। मिस्टर जेवी सिंह कहा तो तुम लड़की हो ये देख कर रुक गया, लेकिन मेरा नहीं रुकेगा। बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ तुम्हें। पहले सिर्फ शक था, लेकिन अब तो पूरा यकीन हो गया कि तुमने कुछ किया है। बता मेरी वैदू कहाँ है, बता। मिस्टर जेवीर सिंह, आप पुलिस को फोन कीजिए, निशा ने कहा। अब तक सारा माजरा उनके कॉलेज के सर भी समझ चुके थे। वो निक्की से बोले। निक्की, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो बताओ। पुलिस तक बात जाएगी तो कॉलेज का नाम खराब होगा और ऐसे में तुम्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। तुम्हारा करियर भी खराब हो जाएगा। ये सुनकर निक्की गुस्से से सबको घूरने लगी। जय ने अपने आदमियों को इशारा किया तो उसके एक आदमी ने अपनी गन निकालकर सीधा निक्की के माथे पर लगा दी। बोल मैम कहाँ है? गार्ड बोला। निक्की की तो जान हलक में आ गई। गार्ड ने ट्रिगर दबाया ही था कि निक्की तुरंत बोली, मैं बताती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो मुझे। जय उसके पास आया। निक्की ने जय को देखा, फिर घबरा कर नजरें नीची कर ली। उसने बोलना शुरू किया। मैंने वैदेही को बस्ती के पीछे की तरफ कुछ दूरी पर सुनसान रेतीले मैदान पर बेहोश करके छोड़ दिया था। वो दोपहर से वहीं पड़ी है। अब तक तो गिद्ध उसे नोच चुके होंगे या रेत में दफन हो गई होगी। ये सुनकर जय ने गुस्से से निक्की का गला पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वैदू के साथ ये सब करने की?
अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपनी जलन में मेरी वेदू को निशाना बनाया, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये बोलकर जय की पकड़ निक्की के गले पर और कस गई। सुमित और अमन ने आकर जय के हाथ पकड़कर उसे छुड़ाने की कोशिश की। सर इसे छोड़ दो वरना ये मर जाएगी। इस वक्त हमें जल्द से जल्द मैम को ढूंढना है सर, अंधेरा भी हो गया है। वेदू का नाम सुनकर जय ने उसे छोड़ दिया। निक्की अपना गला पकड़े अपनी उखड़ती सांसों को संभालने लगी और जोर जोर से खांसने लगी। तुम दुआ करो कि मेरी वेदू को कुछ ना हो, वरना तुम भी जिंदा नहीं बचोगी, जय ने कहा और गाड़ी में बैठकर उस जगह जाने लगा जो निक्की ने बताई थी। निशा उसके पास आई और बोली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा, तुमने ये सब संजय के लिए किया। लेकिन अगर संजय को पता चलेगा ना इस बारे में तो वो भी तुमसे नफरत करेगा। और वैसे भी वेदू तो संजू को सिर्फ अपना दोस्त समझती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब करने से पहले एक बार बात तो कर लेती। लेकिन संजू तो वेदू को चाहता है, निक्की बोली। तो तुम वेदू को मार दोगी? तुम संजय की लाइफ में आने वाली हर लड़की को मार दोगी? ये प्यार नहीं पागलपन है। यू आर ए सिक। ये जिद है तुम्हारी। प्यार पाने की जिद ना करके उसे पाने का इंतजार कर लेती। खैर मैं भी किसे समझा रही हूँ, निशा ने कहा और वहां से चली गई। अमन ने भी उसे हिराकत भरी नजर से देखा और वो भी चला गया। एक एक करके सभी वहां से चले गए और निक्की अकेली रह गई। इधर जय वैदेही को ढूंढते रेत के मैदान में आया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, सिर्फ रेत ही रेत दिखाई पड़ रही थी उसे। उसने अपने आदमी को ढूंढने का इशारा किया और खुद भी ढूंढने लगा। वैदू वैदू कहाँ हो तुम? वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनसान रेगिस्तान में गूंज रही थी। उसकी आवाज में दर्द और तड़प साफ महसूस की जा सकती थी। सुमित ने जय के कंधे पर हाथ रखा। डोंट वरी सर, हम मैम को ढूंढ लेंगे, सुमित ने कहा तो जय ने हाँ में गर्दन हिला दी। आंखों में अब तक ठहरे आंसुओं में से 2 बूंद गालों पर लुढ़क आए। जय और उसके आदमी बिजली की सी फुर्ती से रेत में यहाँ वहां वैदेही को ढूंढ रहे थे। उस पर तेज चलती हवाओं की वजह से रेत उड़कर उनकी आंख और आंखों में भी जा रही थी और अंधेरे में ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। जय आखिर तक हार कर एक जगह रेत पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। हर गुजरते पल के साथ वैदेही के दूर जाने का ख्याल उसकी जान ले रहा था। प्लीज वैदू, मुझे छोड़कर नहीं जाना वैदू, मैं जी नहीं पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया है, कहाँ हो यार? बस एक इशारा दे दो, बस एक इशारा, जय खुद से ही बोला। उसी समय एक हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा और उसके कानों में धीमी मगर स्पष्ट आवाज आई, मिस्टर जेवी, मैं यहाँ हूँ। जय ने तुरंत आंखें खोली और बोला, वैदू। उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे पास ही रेत में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। जय दौड़कर वहां गया। उसे वहां की रेत हटाई तो किसी की उंगलियां दिखाई दी। वो पहचान गया, ये वैदेही की उंगलियां थी। वो तुरंत वहां की रेत हटाने लगा और सुमित को आवाज लगाई। सुमित दौड़ता हुआ आया तो जय ने इशारा किया। उसका इशारा समझकर सुमित ने भी सभी गार्ड्स को वहां बुला लिया। अब सभी मिलकर वहां की रेत हटाने लगी। कुछ ही मिनटों में रेत हट गई और वैदेही का चेहरा जय को नजर आया। उसने तुरंत वैदू को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वैदू, थैंक गॉड तुम मिल गई। वैदू, अपनी आंखें खोलो वैदू। जय ने वैदेही के गाल थपथपाए तो वैदेही ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी मुस्कुराती आंखों से जय को देखकर धीमी आवाज में कहा, मैं जानती थी आप मुझे ढूंढेंगे। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वैदू, जय ने उसे फिर से सीने से लगा लिया। सर, मैम को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, मैम की हालत बहुत खराब है। सुमित की आवाज से जय अपने होश में आया। हाँ, ये बोलकर वो वैदेही को गोद में उठाए गाड़ी तक आया और गाड़ी की पिछली वाली सीट पर बैठ गया। सुमित ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। सुमित जितनी तेज गाड़ी चला सकता था उसने उतनी तेज गाड़ी भगाई। पूरे रास्ते जय वैदेही के चेहरे को निहार कर कभी उसकी हथेली मलता तो कभी उसका सिर सहलाता। तुम्हें कुछ नहीं होगा वैदू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस हिम्मत रखो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज 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 मुझे छोड़कर मत जाना वैदू। वहीं गाड़ी के शीशे में से जय को देखता सुमित मन ही मन बोला, सर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज भगवान मैम को कुछ मत होने देना। हमेशा मजबूत और अक्खड़ जय आज उसे पल पल टूटता नजर आ रहा था।
उसका दर्द, उसकी तड़प सब वैदेही के लिए थी। वही वैदेही जिससे उसका अनचाहा बंधन जुड़ा था और आज चाहकर भी वो उससे अलग नहीं होना चाहता था। कुछ ही देर में जय की गाड़ी जैसलमेर के हॉस्पिटल पहुंची। वैदेही को गोद में लिए जय गाड़ी से बाहर आया। वार्ड बॉय की मदद से उसे स्ट्रेचर पर लेटाया और वैदू को इमरजेंसी में ले जाया गया। अचानक से वैदेही के वहां से जाने के बाद जय को लगा उसके आस पास की दुनिया जैसे थम गई हो, जैसे वैदेही के अलावा उसका कोई नहीं हो। उसे अकेलेपन का अनुभव होने लगा। वो एकटक मिरर वॉल से डॉक्टर्स के बीच घिरी वैदेही को देख रहा था। उसको इतना परेशान देखकर सुमित ने इंदौर विक्रम जी को फोन लगाया। विक्रम जी ने अपने फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखा और घड़ी में देखकर बोले, ये इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? बगल में लेटी नीलिमा जी की नींद भी फोन की आवाज से खुल गई। कौन है? किसका फोन है? आप उठाते क्यों नहीं? नीलिमा जी बोली। सुमित का है। सुमित का? हाँ। अरे उठाइए ना जल्दी से। वैसे भी वो जय के साथ यूएस में है, वहां दिन होगा, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। नीलिमा जी ने कहा तो विक्रम जी ने आखिरी रिंग में फोन उठा लिया। सुमित, क्या बात है? सब ठीक है? जय तो ठीक है ना? सर आप भाभी को लेकर यहाँ आ जाइए जल्दी। सुमित बोला। कहाँ? यूएस? क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो सुमित? विक्रम जी बोले। यूएस नहीं, जैसलमेर। वो वैदेही मैम हॉस्पिटल में है और सर बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें आप लोगों की जरूरत है, आप लोग जल्दी आ जाइए। सुमित बोला। क्या? वैदेही हॉस्पिटल में है? क्या हुआ उसे? विक्रम जी ने कहा। ये सुनकर नीलिमा जी, जो अब तक ऊँघ रही थी, उनकी पूरी नींद खुल गई। घबराकर उन्होंने तुरंत विक्रम जी से फोन लेकर फोन स्पीकर पर डाल दिया। मैं आपको सब बताता हूँ सर, लेकिन आप लोग पहले यहाँ आ जाइए। जय सर को किसी अपने की जरूरत है। सुमित ने कहा। सुमित, जय को फोन देना। नीलिमा जी की आवाज आई। जी भाभी, सुमित ने कहा और जय के पास आया। उसने जय की ओर फोन बढ़ा दिया। जय ने उसे देखा तो सुमित ने फोन लेने का इशारा किया। जय ने फोन कान से लगाकर बड़ी मुश्किल से कहा, हेलो जय। वहां से नीलिमा जी की आवाज आई। भाभी माँ, भाभी माँ, वो बेदू, वो। जय का गला भर आया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। जय, कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। तुम जैसा प्यार करने वाला पति जब उसके साथ है तो कुछ कैसे होगा उसे? तुम घबराओ मत, हम कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास होंगे, समझे? बिल्कुल मत घबराना, हिम्मत से काम लो, हम आ रहे हैं। नीलिमा जी ने बहुत प्यार से कहा। जी भाभी माँ, जय ने कहा और फोन सुमित को पकड़ा दिया। सुमित, तुम जय के साथ ही रहोगे, हम लोग आ रहे हैं। नीलिमा जी ने कहा और फोन काट दिया। जल्दी चलिए, हमें अभी निकलना है। मैं अपने जय को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरा बच्चा तकलीफ में है, हमें इस समय उसके साथ होना चाहिए। नीलिमा जी हड़बड़ाते हुए उठी और अलमारी से कपड़े निकालने लगी। उनकी घबराहट उनकी कांपती आवाज से साफ पता चल रही थी। विक्रम जी ने उनकी कलाई पकड़कर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। नीलिमा जी बेफर पड़ी, उनकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम जी ने उनकी पीठ से हिलाते हुए प्यार से कहा, नीलू चुप हो जाओ। अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो जय को कैसे संभालोगी? मैं जानता हूँ जय और तुम्हारा रिश्ता अनोखा है, सिर्फ देवर भाभी का नहीं बल्कि माँ बेटे का है। उसे अपने बेटे की तरह पाला है तुमने, तो जितना रोना है अभी रो लो। उसके सामने एक आंसू भी गिरा ना तो वो कमजोर पड़ जाएगा। आप तो जानते हैं ना सब, आप जानते हैं ना कि जय ने मुझे ममता का एहसास कराया है। उसकी वजह से कभी ये कमी खली ही नहीं कि हमारी कोई औलाद ही नहीं है। जय ने मुझे माँ बनने का सुख दिया है, साथ ही साथ मेरा सुहाग भी। विक्रम जी ने तुरंत उनके होठों पर हाथ रख दिया। नीलिमा जी बोलते बोलते रुक गई। याद है ना पापा ने क्या कहा था जाते समय? इस घर में ये बात कोई अपनी जुबान पर कभी नहीं लाएगा, विक्रम जी ने कहा। नीलिमा जी ने सिर हिला दिया। जय के कितने एहसान हैं हम पर, वो कितना अच्छा और साफ दिल का है, फिर क्यों उसके साथ ये सब होता है बार बार, हर बार? उसे कभी कोई खुशी पूरी क्यों नहीं मिलती? अगर वैदेही को कुछ हुआ तो वो जी नहीं पाएगा। वो वैदेही से बहुत प्यार करता है, नीलिमा जी ने कहा। अच्छा ठीक है, अभी आंसू पोंछो और जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें दादी माँ को भी बताना होगा, विक्रम जी ने कहा। नहीं, हम दादी माँ को कुछ नहीं बता सकते, वो परेशान हो जाएंगी, नीलिमा जी बोली। लेकिन हम दादी माँ को कहेंगे क्या? इतनी जल्दी में हम कहाँ जा रहे हैं, बताना तो पड़ेगा ही ना, विक्रम जी ने कहा। अभी तो दादी माँ सो रही होंगी, अभी उन्हें सोने दीजिए, सुबह फोन करके मैं जो कहना होगा कह दूंगी, नीलिमा जी ने कहा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। विक्रम जी भी फोन करके जाने का इंतजाम करवाने लगे। आगे क्या होगा,
क्या वैदेही ठीक हो जाएगी? क्या संजय और बाकी सबको जय और वैदेही के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा? निकी का अब क्या होगा, देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चल के थोड़ी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।